की अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती की खिलाड़ी पहलवान इन दिनों अपने साथ हुए नाइंसाफियों की वजह से धरने पर है, प्रदर्शन किए उन्होंने और अपने मेडल्स को गंगा रिवर में हरिद्वार में जाकर के बहाने के लिए भी पहुंच गए थे। लेकिन वहां उनको नरेश टिकैत जो किसान नेता हैं, किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने जाकर के मनाया, समझाया और वो उनको रोका वहाँ पर। अब ये जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो आरोप लगाए वो लगाए हैं सरकार के एक एमपी के ऊपर, सांसद के ऊपर, और इन सांसद का नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। ये बहुत ताकतवर सांसद बताए जाते हैं, इनका उत्तर प्रदेश में बहुत रसूख है और चूँकि 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं, अब तो 1 साल का वक्त भी बाकी नहीं बचा है, ऐसे में सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है और नीचे का जो सरकारी अमला होता है, इसको पुलिस कहते हैं, कानून व्यवस्था जिसके जिम्मे होती है, वो भी सरकार की वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को फिलहाल तक तो तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर के मुताबिक जो उस पर धाराएँ लगाई गई हैं, 24 घंटे में किसी भी सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर ये धारा लगेगी, उसकी गिरफ्तारी करना होती है। लेकिन अब तक तकरीबन 1 महीना ही होने को है जब एफआईआर का आदेश हुआ था और एफआईआर दर्ज की गई थी, मगर अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वजह सबको पता है क्यों नहीं हो रही है। खिलाड़ी परेशान है, पूरे देश में सब एक तरह से माहौल खिलाड़ियों के समर्थन में भी है और उनके खिलाफ भी है। लोग बटे हुए हैं, ब्रजभूषण के समर्थक भी बहुत सारे लोग हैं और वो सोशल मीडिया पर बड़ी गंदी गंदी बातें कहते हैं और वो ट्वीट उनके फेसबुक पे और ट्विटर पे ट्वीट वगैरह उनके मौजूद हैं। अयोध्या के साधु संतों का वीडियो भी मौजूद है जो वो ब्रजभूषण का समर्थन करते हुए उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। एक घटना भारत में और हुई थी, वो हुई थी 2013 में। 2013 में दिल्ली के अंदर एक लड़की के साथ, जिसका नाम निर्भया था, बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक, हिला देने वाली वारदात अंजाम दी गई थी और उसमें जो निर्भया थी उसकी जान भी चली गई थी बाद में। लेकिन उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने उसको फ़ौरन इलाज हुआ, इलाज होने के साथ साथ उसको फ़ौरन सिंगापुर भिजवाया ताकि बहुत अच्छा इलाज हो सके, लेकिन वो नहीं बच सकी, उसकी ज़िंदगी उतनी ही थी और वो ख़त्म हो गई। इस दौरान राहुल गांधी ने बहुत खामोशी के साथ निर्भया के परिवार के लोगों से संपर्क किया, संपर्क रखा, उनके भाई को की पढ़ाई में मदद की और वो पायलट वगैरह बने आगे चल के। और ये बात निर्भया के, मरहूम निर्भया के भाई ने ही एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बताई थी कि राहुल गांधी ने इस तरह से मेरी मदद की थी। उस समय निर्भया के पक्ष में दिल्ली में जनता हुजूम की शक्ल में निकल आई थी। रातों को मार्च हो रहे थे, कैंडल मार्च हो रहे थे, बहुत भीड़ थी और नेशनल मीडिया जो था निर्भया को लेकर के वो उसने बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की थी। आज के वक्त में अब निर्भया को देखें और ये खिलाड़ियों को, तो वो चीज़ें आपको नेशनल टेलीविज़न पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि मामला एक सरकार के सांसद से जुड़ा हुआ है। सांसद पावरफुल है जैसा रिपोर्टों में आता है। अब लोग क्यों नहीं निकल रहे दिल्ली की सड़कों पर? किसान पहुंच जाते हैं, बाकी जो हमारी सिविल सोसाइटी कहलाती है या हमारा मिडिल क्लास है या और जो बड़े अच्छे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो खामोश घरों में क्यों बैठे हुए हैं? तो बता दें 2013 में जो लोग निकले थे वो, चूँकि देश में संवेदनशीलता या खत्म नहीं है, लोगों में ख़त्म हो चुकी है लगभग। किसी के साथ कुछ भी होता रहे वो उसको बुरा कहने तक तो सीमित है, लेकिन उसका साथ देने को तैयार नहीं होते हैं। लोग मारे जा रहे होते हैं, जनता पब्लिक के सामने मारे जा रहे होते हैं, सरे राह मारे जा रहे होते हैं, पीटे जा रहे होते हैं और लोग खामोशी के साथ देखते रहते हैं या वीडियो बनाते रहते हैं अपने मोबाइल से
मरने वाला मर जाता है, सड़क पे ही मर जाता है, दम तोड़ देता है। ऐसा हादसों में भी होता है और दुश्मनियों में भी, और उसकी मदद के लिए लोग नहीं आते हैं। ये संवेदनहीन समाज बन चुका है। निर्भया के वक्त में जो लोग आए थे निकल के, क्योंकि एक माहौल कांग्रेस के खिलाफ बना हुआ था, उसमें आरएसएस ने अपने कैडर को भी भेजा, और जो उनके अपने संगठनों से, अपने आरएसएस के संगठन से जुड़े हुए दूसरे संगठन के लोग हैं, उनको भी वहाँ भेजा, और एक बड़ा शानदार प्रदर्शन उस दौरान होते थे। उसमें हम आरएसएस को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल था क्या था वो अलग बात है, लेकिन निर्भया के लिए बोले वो एक अच्छी बात है। अब किसानों के, अब ये जो खिलाड़ियों के साथ जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बड़े बड़े इवेंट्स में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, नेशनल लेवल पर, उनके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। भारत की इस वक्त मौजूदा संसद में सत्ताधारी पक्ष के पास बहुत सारी महिला सांसद हैं, मिनिस्टर्स हैं, कोई एक भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। अब मसला क्या है इसमें, वजह क्या है? क्या लोगों के लिए सब कुछ सत्ता ही होनी चाहिए? उनके अपने निजी कोई जिसको कहते हैं अपने दिल नहीं है, दिमाग नहीं है? तो वजह यह कि सत्ता जो है, उसका जो सुख है, उसमें जो आराम है, उसमें जो दौलत है, उसमें जो ग्लैमर है, वो दुनिया में है नहीं कहीं भी। भारत का सबसे बड़ा स्टार है शाहरुख खान। शाहरुख खान को देखने के लिए, उसको सुनने के लिए इतने लोग नहीं आएंगे जितना एक पॉलिटिकल पर्सन को देखने के लिए आ जाएंगे या जमा कर लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होते हैं, शो होते हैं, रोड शो वगैरह, उनकी सभाएं होती हैं, उसमें लाखों लाख लोगों को जमा कर लिया जाता है। जिस जगह रैली हो रही होती है या सभा हो रही होती है, तो उससे 100-100, 200 किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों से बसों में भर के लोगों को बुलाया जाता है, और लोग आते हैं, सुनते हैं, उनको तालियां भी बजाते हैं, खुश भी होते हैं, और नारे भी लगाते हैं। यही सब लोग जब कोई मुद्दा होता है, बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा होता है, उस पर कहाँ चले जाते हैं? असल में हमारी ये जो दुनिया है, ये दुनिया कभी अच्छे लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई है। वो उनको जब वो नहीं रहते हैं, मर जाते हैं, तब जा करके याद करते हैं और उनकी बातों को बताते हैं लोगों को, बड़ा अच्छा था, अच्छे लोग थे, ईमानदार था, ऐसा था, वैसा था। लेकिन जब तक वो जिंदा रहता है, तब तक उसकी अहमियत या कद्र नहीं करते हैं। ये दुनिया का एक रहा है इस तरह का माहौल। हम देखेंगे बहुत सारे मिसाल इसमें मिलेंगी। अरस्तु से लेकर के, प्लेटो से लेकर के, जेम्स मिल से लेकर के, सोक्रेटिस से लेकर के, इमाम अबू हनीफा है, मोहम्मद बिन कासिम है, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जब वो थे, उनके साथ हमारे ही लोगों ने, हमारे ही समाज के लोगों ने, या वो जिस देश में थे उस देश के लोगों ने क्या हाल किए उनके। किसी को जहर दे करके मारा, किसी के जिस्म से खाल खींच ली गई, किसी को तड़पा के मारा, और उनको किताबें पढ़ाते हैं और उनकी बताई हुई बातों पर कहते हैं कि अमल करो। जब वो जिंदा थे तब उनकी कोई अहमियत नहीं रखी गई थी। सत्ता ने और धर्म ने हमेशा समाज को दिशाहीन बनाने के काम किए हैं। अगर अच्छी सत्ता होती है धर्म के हिसाब से, अगर धार्मिक लोग अच्छे होते हैं, वो एक खूबसूरत समाज बनाते हैं, खूबसूरत देश बनाते हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, तरक्की की तरफ। लेकिन वही धर्म या वही सत्ता धोखेबाज हो, मक्कार हो, चालाक हो, फ्रॉड हो, तब वहाँ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। खिलाड़ियों का मसला है, एक प्लेयर किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड का प्लेयर हो, उसको कितना मेहनत करना होती है। 5 मिनट की कुश्ती अगर किसी को अखाड़े में, दंगल में लड़नी है या मैट पे लड़ना है,
उसके लिए कई कई घंटों महीनों तक उसको तैयारी करना होती है। पसीना इस तरह से बहाया जाता है कि इंसान का पुतला नीचे बन जाता है पसीने के बहने से, जब वो डंड लगा रहा होता है। ये कुछ आम मेहनत नहीं है, और इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी बन करके और इतनी ऊंचाई हासिल करना, ये हर एक के बस का बात नहीं है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी मोटी बात है, यह हर किसी के लिए मुमकिन है। 140-45 करोड़ की जनता है भारत की, उसमें से एक लड़की ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत करके लाई है अब तक, और वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी पिटाइयाँ हो रही हैं, पुलिस उनको मार रही है, लाठियों से मार रही है, घसीट करके मार रही है, और देश का जो अवाम है वो अपने आराम से बैठा हुआ है खामोश। अब ऐसे लोगों को क्या क्या कहा जाए? और जो सत्ता है उसको क्या कहा जाए? सत्ता के जो मिजाज हैं वो उसकी हिस्ट्री पर, उसकी हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका विजन क्या है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब तक दर्जनों लोगों के नाम सामने आ चुके हैं जो सेक्स स्कैंडल्स में फंसे रहे। एक भारत के गृह राज्य मंत्री हुए, चिन्यानंद ही नाम है उनका। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके मुकदमे वापस लेने तक के लिए सिफारिश कर दी। मुख्यमंत्री ने तो अपने सारे मुकदमे वापस कर ही लिए, उनके भी मुकदमे वापस करने के लिए सिफारिश हुई। उन पर संगीन मुकदमा, उनके वीडियो आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, बिल्कुल नंगे होकर के लेटे हुए हैं जैसे कोई सांड पड़ा हो, मगरमच्छ, बिल्कुल मादरजात नंगे, और अपनी मालिश करवा रहे हैं लड़के से। बाद में उनके ऊपर आरोप लगते हैं और वो रिपोर्ट वगैरह होती है बाद में, अभी वो मामला चल ही रहे हैं। राघव जी नाम के मध्य प्रदेश के लीडर थे बीजेपी के, वो उनके साथ उनका जो सहायक या अटेंडेंट या नौकर मुलाजिम जो था, उसके साथ उनके ताल्लुकात, बाद में खुलासा होता है कि बाबा जी वो नेताजी उस बच्चे के साथ कुकर्म किया करते थे। 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, और बहुत ट्रेंड हुआ था, बॉबी गेट के नाम से, बॉबी गेट सेक्स स्कैंडल। उसमें बॉबी नाम की एक लड़की है और वो आरोप लगा रही है कि रात के वक्त में विजय गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए थे दिल्ली से, वो उनको शराब पी करके नशे की हालत में गंदे गंदे SMS भेजते थे और उसमें लिखते थे यू आर सेक्सी, यू आर हॉट बॉम्ब। और वो उसमें बताती है कि नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बहुत ऊंचा कद है उनका, आदमी जेंटल लगते हैं देखने में। हम किसी के लगाए हुए आरोपों की पुष्टि भी नहीं करेंगे जब तक कि उस पर कानूनी कार्रवाई न हो जाए, क्योंकि इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोई जांच पड़ताल की रिपोर्ट भी नहीं आई, और वो वीडियोज आज भी मौजूद हैं। तो उस पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती है? वो नितिन गडकरी का नाम लेके कहती है कि नितिन गडकरी को छोटी छोटी उम्र की लड़कियाँ पसंद है, और उन्होंने उससे कहा था कि तुम अपने साथ जो वो लड़की आई थी उसे लेके आना साथ में। एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज आरोप लगाता है कि मोहन भागवत ने ISI से 24 करोड़ रुपए लिए हैं, मेरे पास इस बात के सबूत है। कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई, मामला कोर्ट में पहुंचा और वो उसमें किसी तरह का नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद के साथ केस के साथ उसकी फाइल नत्थी कर दी गई थी, और जब बाबरी मस्जिद का केस का निपटारा हुआ, किस तरह से निपटारा हुआ, तो उस केस का भी हो गया निपटारा साथ में।
ऐसा वही जैसा अपने एक वीडियो में बताते हैं। कानून जब काम नहीं करता है, कानून को अमल में लाने वाली, कानून के लिए सहायक की भूमिका निभाने वाली एजेंसियां जब काम नहीं करती हैं तो वो समाज खतरनाक, खौफनाक और बहुत बुरे तैयार हो जाते हैं। उसका ये नतीजा है जो लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ हुआ। अभी भी ब्रजभूषण के जो बयान टेलीविज़न पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, उसको कोई परवाह नहीं है बिल्कुल भी। सीना तान के ठसक के साथ नजर आता है और अपनी बात कहता है। अब वो जिस दम पे ये बात कहता है उसको मालूम है कि हमारी जो सत्ता है वो मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी। कानून के ऊपर बहुत उंगलियां उठती रही हैं। पिछले दिनों में जैसी चीज़ें हुई अदालतों में, निचले स्तर पर जो कुछ होता है वो तो बहुत ही, मतलब उसको बताना, क्योंकि यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है तो उसको बताना बड़ा मुश्किल है। जज साहब के बराबर में बैठा होता है और उनका मुंशी, पेशकार जिसको बोलते हैं, और वहाँ वो कोर्ट में पेश होने आने वाले लोगों से पेशी पर पैसे लेते हैं। सब देखते हैं, सब जानते हैं। ये चीज़ें अच्छे समाज नहीं बनाती हैं कभी भी। और जब बुरे लोग सत्ता में आ जाएं, बुरे लोग सत्ता में काबिज हो, बुरे लोगों के पास ताकत हो, तो वो अच्छाई का काम नहीं करेंगे। और ऐसे बुरे लोग जो बहुत ही घमंडी हों, किसी की सुनने को तैयार न होते हो, अपनी कहते हों, वो कानून को ठेंगा दिखाते हैं हर मौके पर, और कानून भी उनके सामने बेबस नजर आता है। एक रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट है, और ये गुजरात को लेकर के है। तो भारत में भी जो सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, और लगभग 35 साल 30 साल तक उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि मेरी शादी हो चुकी है। बाद में अब ये छिपाने की क्या बात थी इसको, आई एम मैरिड। सोशल मीडिया पर भी अकाउंट बनाते हैं, वहाँ भी ऑप्शन आता है मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल। तो सब बताने में क्या प्रॉब्लम थी। प्रधानमंत्री से डिग्री की बात की जाती है, डिग्री दिखाने को तैयार नहीं, शादी की का बताने को तैयार। इतना रहस्यमय होना वजह क्या है? जब हम साइकोलॉजिकल वे में इसकी तफ्तीश करेंगे तो मालूम होता है बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ क्राइम। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, ये 10 साल पहले की है, और भास्कर ने छापी हुई थी, हमने भी छापी थी उस वक्त में, लेकिन हमारे पे नहीं मिली तो हमने आज दोबारा से भास्कर से ही लेकर के छापी है। स्टेशन पर इसका हेडिंग हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, सुनिएगा बहुत गौर से। अहम रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है। स्टेशन पर चाय बेचते थे नरेंद्र मोदी, दोष लगा चुका है घर उजाड़ने का आरोप। पूरी रिपोर्ट गौर से सुने। नई दिल्ली, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में अब कोई दोष नहीं है। भोपाल मोदी अब उनका काम ही उनका दोष बन गया है और वो उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। अपने प्राइवेट स्पेस में मोदी को किसी की दखल पसंद नहीं है। मोदी का कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्हें कभी दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके साथ कुछ लोग हैं जिनका उनके जीवन में अलग अलग रोल है। मोदी अपने अस्तित्व के केंद्र में खुद हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वो मोदी के जीवन का हर पहलू जानता है।
ये दावे लेखक और पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय ने अपनी किताब नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में किए हैं। नीलांजन ने अपनी किताब में मोदी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। किताब के मुताबिक जीवन में किसी दोस्त के न रह जाने का मोदी को कोई पछतावा भी नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसे ही हालात नहीं थे। मोदी पहले दोस्ती किया करते थे, लेकिन कई बार इन कोशिशों ने विवाद खड़ा किया। मोदी की कैबिनेट में उनकी सहयोगी आनंदीबेन पटेल के पति मफतलाल पटेल से मोदी की 90 के दशक में खूब बनती थी, लेकिन मफत भाई पटेल को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से यह शिकायत करनी पड़ी कि मोदी की उनकी पत्नी के साथ करीबी ने उनके परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। यह मुद्दा 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में फिर से उठा था। इन चुनावों में आनंदीबेन पटेल के पति मफत भाई पटेल बीजेपी के बागी धड़े के साथ कई मंचों पर मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आए थे और उन्होंने मोदी पर कई आरोप लगाए थे। हालांकि आनंदीबेन पटेल से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वे यही कहती हैं कि ये प्राइवेट मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी के कितने करीब हैं, इस बात का पता उन खबरों से चलता है जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से कूदने की स्थिति में मोदी जिन लोगों को गुजरात की कमान सौंप सकते हैं उनमें आनंदीबेन पटेल और सौरभ पटेल के नाम सबसे ऊपर है। हालांकि मोदी के दिल्ली जाने की स्थिति में उनके बाद गुजरात का सीएम कौन बनेगा, इस मुद्दे पर खुद मोदी ने कभी कुछ नहीं कहा। यह खबर भास्कर ने छापी थी 10 साल पहले। अब यहाँ ये बता दें कि आनंदीबेन पटेल का एक बयान और है, 2018 का बयान है, 19 जून 2018 का, ये अमर उजाला में छपा हुआ है और हेडिंग हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। वो कहती है कि नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं की है, हेडिंग है ये, आनंदीबेन पटेल। बाद में पता चलता है नरेंद्र मोदी ने शादी की हुई है, लिख करके वो चुनाव आयोग में हलफनामा देते हैं। अब इतने बड़े लोग इस तरह के झूठ क्यों बोलते हैं? इसी मसले में हम आपको बता दें, इसी मुद्दे पर जो आनंदीबेन पटेल और नरेंद्र मोदी को लेकर के आनंदीबेन पटेल के पति मफतलाल भाई पटेल ने जो आरोप लगाए थे, उसमें एक खबर और थी, वो उसका हेडिंग सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने मेरी बीवी को छीन रखा है, मुझे मेरी बीवी दिलाओ। और उसमें उन्होंने प्रेस वार्ता करके टेलीविजन पर ये आरोप लगाए थे तमाम। और बाद में उन्होंने इस पर चिट्ठी लिखी थी भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री अडवाणी को, लाल कृष्ण अडवाणी को, जिसमें उन्होंने अडवाणी से रिक्वेस्ट की थी या गुहार लगाई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरी पत्नी आप मोदी से वापस दिलाएं। बात हम किसी को हाईलाइट करने, किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं सत्ताओं में लोगों के मिजाज किस तरह के हो जाते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आनंदीबेन पटेल बता रही है यहाँ पर, एक जो हमने खबर का हवाला दिया 2018 की है, 19 जून की, कि मोदी की शादी नहीं हुई है और मोदी तो शादीशुदा है। मोदी की डिग्री का पता नहीं है पूरे देश में किसी को। क्या मामला है, क्यों छिपा रहे हैं सब? अब खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, किसी एक भी व्यक्ति के खिलाफ जिसके ऊपर किसी भी तरह के आरोप लगे, मौजूदा सरकार ने 9 साल में कभी कार्रवाई नहीं की है। बॉबी गेट का जो हमने आपसे जिक्र किया, वो बता रही है कि विजय गोयल मेरे साथ व्हाट्सएप पर मुझको मैसेज भेजा करते थे, नितिन गडकरी छोटी छोटी लड़कियों के लिए, और ये बात उसमें रेफरेंस में बताती है, मोहन भागवत का नाम लेती है, अमित शाह का नाम लेती है, मोदी साहब का नाम लेती है, कि इनको भी उन्होंने बताया होगा। बड़ी लीडर है कोई वो, और उनके बारे में क्या है पूरी रिपोर्ट आपको इसके आखिर में दिखाएंगे, जब ये आप हमारी बातचीत खत्म होगी उसके बाद रिपोर्ट में मौजूद होगा।
खिलाड़ियों का जो मामला चल रहा हुआ है इस वक्त देश में, तो उनके आरोपों पर 30 दिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। और जो हमारे देश का जेंटलमैन है उन्हें कोई परवाह नहीं है। सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। ये तमाम चीज़ें ऐसा समाज बना करके तैयार करती हैं जो बहुत ही खतरनाक और खौफनाक हो जाता है, जहाँ आगे चल के या जहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भंग होने लगती हैं। बड़े लोग जब क्राइम करते हैं तो वो पूरे समाज को इफेक्ट करते हैं। राफेल का मामला, पेगासस का मामला, 370, अभी मणिपुर में इस वक्त हिंसा चल रही है, 1 महीना हो चुका उसको भी। 3 मई से शुरू हुई है और आज 1 जून है और वो हिंसा जारी है वहाँ पर। चुनाव के वक्त में प्रधानमंत्री के भाषण सुन लें मणिपुर के अंदर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान सुन लें वहाँ पर। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के चुनाव में भाषण दे रहे थे कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता है। लद्दाख में क्या हुआ है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा करके चीन बैठा हुआ है। वहाँ उन्होंने बंकर बनाए हुए हैं, रनवे बनाए हुए हैं और हेलीपैड बनाए हुए हैं और अपना कॉलोनी शायद बनाई हुई है। जब सत्ता झूठ बोलेगी, राजा झूठ बोलेंगे, राजा के मंत्री झूठ बोलेंगे, तो वहाँ किसान हो या खिलाड़ी हो या आम आदमी हो, उसके साथ कोई भला काम होगा उम्मीद नहीं की जा सकती है किसी भी सूरत में। कितने सारे मामला, नेताओं की तस्वीरें आप देखिए, नेताओं के वीडियो देखिए, उन लोगों के साथ जो रेपिस्ट हैं, जो एंटी नेशन लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता देश के, उनके पैरों में पड़े हुए हैं। आशाराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पे, वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, शायद तहलका वालों का ऑपरेशन था वो, उसमें वो कह रहे हैं कि किसी के पास विदेशी पैसा है और वो तो उसको बदलने के लिए तैयार है। दाती महाराज का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। ये बहुत बड़े धर्मगुरु थे जो रात को टेलीविज़न पे प्रोग्राम उनके आया करते थे और लोगों का बताते थे भविष्य क्या होने वाला है, और बताते थे कि मुझसे पूछकर मौत आती है किसी की भी। दाती महाराज से पूछ लेती है पहले, जो देवता है भैंसी पे बैठ करके चलते हैं, यमराज, उनसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि इसको मारना नहीं मारना है। उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें बता रहे थे कि एक मूर्ति आपको बनवा के लानी है अलीगढ़ से, और वो कंपनी का नाम भी बता रहे थे, उनके यहाँ से बनवा के लानी है, और पूरी फीस जो भी कुछ था वो लंबा चौड़ा एक हिसाब था। 55-54 लाख रुपए की वो मूर्ति बैठ रही थी उस वक्त, जैसा ध्यान है हमको। धर्म और सत्ता, इसका एक नशा अलग होता है। और हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था, वो यूरोप के ऊपर रिपोर्ट थी, उसमें कुछ भारत के भी हालात थे। वहाँ यूरोप के पादरी, रोम के पादरी जन्नत के टिकट बेचते थे लोगों को और बताते थे कि हमसे पहले फ्री में देते थे कि जन्नत के टिकट ले जाओ, अब जन्नत में जाओगे। बाद में वो पैसे दे करके बेचने लगे और इतना दौलत उनके पास जमा हुई कि आलीशान उनके जहाँ रहते थे महल बन गए, बड़े बड़े चर्च उन्होंने बनाए और तमाम दौलत उनके पास मौजूद। भारत के अंदर एक एक बाबा के पास हजारों का, सैकड़ों, हजार, लाखों करोड़ रुपया मौजूद है। न इनकी मिलें कोई, न इनकी फैक्ट्रियाँ, न ये खेत जोतते हैं, ना खेत बोते हैं, ना कहीं मजदूरी करते हैं, ना कोई मेहनत करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते हैं। नेताओं के पास, ऐसे नेता
जो चंद साल पहले कोई मोटरसाइकिल की चोरी में पकड़ा जा रहा था, पकड़ा गया था या पकड़ा जा रहा था, या कोई चाय बेचता था या समोसे बेचता था, उनके पास अरबों रुपए की दौलत आ जाती है। कहाँ से आ जाती है? धर्म और सत्ता, ये इसमें चूंकि पावर होती है उनके हाथ में, तो उस पावर के जरिए वो उसका मिसयूज करते हैं। इतना मिसयूज होता है कि रंजन गोगोई रिटायरमेंट होता है उनका और राज्यसभा पहुंच जाते हैं। जो न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, क्योंकि सरकार के मुताबिक या एक संगठन की मंशा के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया था, उसको इनाम देना था, इनाम मिला उसको। काल्पनिक दुश्मन समाज में खड़े किए जाते हैं सत्ताओं के जरिए, धार्मिक संगठनों के जरिए। मुसलमान कोई किसी बात पे बोलता है, पाकिस्तान चले जाओ, देश निकाला दो इसको, यहीं का खाते हो, हमारे देश का खाते हो, तुम्हारे अब्बाजी का देश है, इसी देश का खाते हो, इसी के इस तरह की बातें होती हैं। डीप स्टेट, हम लोग बहुत सारे लोगों का ये ख्याल रहता है, थोड़ा सा हम अलग बात कर रहे हैं कि हमने वोट दिया और सरकार को, हमारे वोट से सरकार बन गई, लेकिन सरकार के अलग भी एक सरकार होती है जिसको डीप स्टेट बोलते हैं। वो डीप स्टेट तय करता है किसकी सरकार बनवानी है, किस देश में सरकार गिरवानी है, किस देश में आतंकवाद फैलवाना है, किस देश में धमाके होने हैं। यहाँ तक तय होते हैं कि सरकार किसी भी देश की बन रही है तो उसमें मिनिस्टर्स कौन कौन लोग होंगे और उनको मिनिस्ट्री किसको कौन से विभाग की देनी है, ये डीप स्टेट तय करते हैं। आम आदमी समझता है कि हमने वोट दे दिया और हमारे वोट से सरकार बन गई, क्योंकि लोगों को जो चीज़ें होती हैं, वो जो नज़र आती हैं, वो सियासत राजनीति में तो होता नहीं। अंदर की चीज़ें राजनेता भी नहीं बताते हैं। एक वक्त था जब भारत में जो भी गृह मंत्री बनता था वो महाराष्ट्र से बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि वो आरएसएस के लोग होते थे। शंकर राव चौहान और तमाम जो मुंबई के वक्त में जो ब्लास्ट हुआ था, वो मुंबई पे जो हमला हुआ था कसाब और ये लोगों के जरिए, उस वक्त पटेल थे, उनका नाम मुझे सब याद नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी कपड़े बदलते थे, बहुत शानदार उनका स्टाइल था रहने का। सुशील कुमार शिंदे हुए बाद में, महाराष्ट्र से ही क्यों गृह मंत्री बनाए जाते थे? कोई तय करता था कि किसको बनाना है। सरकार तो कांग्रेस की थी, तय कोई करता था कि इनको बनाना है, क्योंकि देश के अंदर जो चल रही थी चीज़ें वो चलती रहे। जो खिलाड़ियों के साथ चीज़ें हुई है, निर्भया के वक्त में आंदोलन हुए थे, अब क्यों नहीं हो रही है? लोग कहाँ चले गए? वो बोलने को अब तैयार नहीं है, सब कुछ सहने के लिए तैयार है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी में सैकड़ों लोग मारे गए, लाइनों में लगे हुए हैं, तड़प रहे हैं धूप में, गर्मी में, और सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, ताली और थाली बजा रहे हैं आप, सिलेंडर के लिए भागे फिर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, और लोग उस वक्त ही सलाह मशवरा दे रहे थे। एक बाबा तो वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए दिल्ली कि आने वाले मुसाफिरों को पवित्र किया जाएगा गौमूत्र छिड़क कर उनके ऊपर और गौमूत्र पिलाकर, ताकि कोरोना ना हो। गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा। उन्होंने रिसर्च कर ली थी और उनको सब पता चल गया था, क्योंकि वो वैज्ञानिक आदमी थे। धर्म से थोड़ा सा ये काल्पनिक दुश्मनों को तैयार करती है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, ईसाई हिंदुओं के दुश्मन है,
और ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पर धार्मिक कन्वर्जन करा रहे हैं। मुसलमान जो है देश पर कब्जा कर लेंगे, 50 साल में इनकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी, ये पूरे देश पर राज करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। असल मुद्दों की तरफ से लोगों का ध्यान पूरी तरह से हटा करके काल्पनिक चीज़ों पर रखा जाता है। लोगों को ये तमाम चीज़ें देखना चाहिए, समझना चाहिए और थोड़ा सा अपनी आंखें खोल करके उनसे देखना चाहिए। तबाही की तरफ देश को न ले जाएं सब लोग मिल करके कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक देश चले, इंसाफ हो। जो भी समाज, कोई भी समाज अगर इंसाफ का निज़ाम उसके अंदर नहीं है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वो देश हमेशा पिछड़ जाते हैं और वहाँ पर तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ये हमेशा याद रखें। जो खिलाड़ी परेशान हैं इस वक्त, वो इज्जत के लायक हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए था। टेलीविजन पे बात होती है बड़ी लंबी चौड़ी, आन बान शान। तुम लोग आन बान शान समझो क्या? आन बान शान समझ में आती होती तो इनके ऊपर लाठी चल रही होती है। ये इस तरह से परेशान होते हैं। हुक्म होता हर सरकार की तरफ से कि इसको पकड़ो, जेल में डालो। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। और लास्ट में देखें बॉबी गेट से जुड़े हुए कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पे अभी भी मौजूद है। आपका शुक्रिया। भी फाइल पास करानी हो ना तो वो डरता है, उसको एक बार ये बोल दो बॉबी की फाइल है, उसको ये पता है मीडिया में दे देगी। बट मेरे को अमित शाह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने कहा बेटे आप क्या चाहते हो। मेरे को ये गुस्सा था, मैंने कहा किसी मेहनती लड़की को तो छोड़ दो आप लोग, हम अपने पर्सनल रिलेशन से किसी से भी दोस्ती करें। इसकी क्या हिम्मत औकात इसकी कि ये मुझे और बनिया की लड़कियों की तरह समझे। मेरे को इतने गंदे मैसेज करने की जरूरत क्या, और रीड करके दूसरे को भी दिखा रहा है कि बॉबी को मैंने मैसेज भेजे हुए, क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष थे, उसी टाइम हटा दिया था इसको प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट से। मेरे को बोला कि आप मीडिया में आकर, मैं इतनी गंदी नहीं हूँ, हम बहन भाइयों को भी परिवार में झगड़ा होता है कि हम उसको बाहर थोड़ी हाईलाइटेड करते हैं। मैं जिंदगी भर कभी मीडिया में नहीं दूंगी मैसेज। 3-3 करोड़ की आज भी ऑफर आई हुई कांग्रेस की तरफ से कि वो मैसेज दे दो बस। बट मुझे पता है, मैं जो आदमी अपने घर में नहीं घुस सकता, अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता, वो आदमी को हम खुशनसीब कह सकते हैं क्या? ये रोज नई नई औरतें यूज करने से कोई खुशनसीब नहीं होता। जब आदमी को चाहे नमक की रोटी मिले बट अपने घर में मिले, उससे फायदा क्या है? उससे तो इमेज भी डाउन हो जाती है ना। आपकी बात मैंने बिल्कुल 100% मान ली। आज के बाद में मेरे साथ ये कहीं नहीं मिलेगा। आपके साथ मिलने की बात नहीं भैया, आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी मेरे साथ। बताइए। ये देखो, इनको आप जानते हो, बीजेपी के मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे से। इनको मैं ऐसे उंगली करके डांट रही हूँ। इनको मैंने काम सो पता इन्होंने नहीं किया। दोनों हाथ जोड़े, सबसे नालायक आदमी, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है और इसका पेशाब निकल जाता। अगर मैं इसको 2 मिनट और डांट देती तो ये मेरी ही फोटो है और मैं इसको उंगली करके डरा रही हूँ। इतनी चलती है आपकी इस बहन की। मैं जिसको कहूँ ना उसको नंगा कर सकती हूँ। बहुत नालायक आदमी। विजय गोयल के पर्सनल मैसेज है मेरे पास, उसने मुझे यू आर हॉट बम, सेक्सी बम ये मैसेज कर दिया दारू पी के रात को अपने पर्सनल नंबर से। आज उसको कोई भी फाइल पास करानी हो ना तो वो डरता है, उसको एक बार ये बोल दो बॉबी की फाइल है, उसको ये पता है मीडिया में दे देगी। बट मेरे को अमित शाह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने कहा बेटे आप क्या चाहते हो। मेरे को ये गुस्सा था, मैंने कहा किसी मेहनती लड़की को तो छोड़ दो आप लोग, हम अपने पर्सनल रिलेशन से किसी से भी दोस्ती करें। इसकी क्या हिम्मत औकात इसकी कि ये मुझे और बनिया की लड़कियों की तरह समझे। मेरे को इतने गंदे मैसेज करने की जरूरत क्या, और रीड करके दूसरे को भी दिखा रहा है कि बॉबी को मैंने मैसेज भेजे हुए, क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष थे, उसी टाइम हटा दिया था इसको प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट से। मेरे को बोला कि आप मीडिया में आकर, मैं इतनी गंदी नहीं हूँ, हम बहन भाइयों को भी परिवार में झगड़ा होता है कि हम उसको बाहर थोड़ी हाईलाइटेड करते हैं। मैं जिंदगी भर कभी मीडिया में नहीं दूंगी मैसेज। 3-3 करोड़ की आज भी ऑफर आई हुई कांग्रेस की तरफ से कि वो मैसेज दे दो बस। बट मुझे पता है मैं इस परिवार का हिस्सा, अच्छा इंसान। नितिन गडकरी जी है, नितिन गडकरी मेरी एक लड़की थी मेरे साथ एक अटैच, ये उसको बुलाते थे अपने पास। आप तो सारी बातें जानते हो। ये कभी जिंदगी में मेरे काम को मना नहीं करते। कहते हैं मैंने शेर देखी है, एक ही शेर नहीं देखी है, वो है बॉबी। मैं दीदी मैं इनको हड़का के काम लेती थी भैया सबसे। आपको बताऊं, जितने भी ये सब लोग हैं ना, अच्छे इंसान। नितिन गडकरी जी है, नितिन गडकरी जी मेरी एक लड़की थी मेरे साथ एक अटैच, ये उसको बुलाते थे अपने पास। आप तो सारी बातें जानते हो। ये कभी जिंदगी में मेरे काम को मना नहीं करते। कहते हैं मैंने शेर देखी है, एक ही शेर नहीं देखी है, वो है बॉबी। मैं दीदी मैं इनको हड़का के काम लेती थी भैया सबसे। आपको बताऊं, जितने भी ये सब पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया।
धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूलकर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है, लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। कि एक आरोप से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जा रहा है और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश में तमाम चर्चाएं इस संबंध में चल रही है। आज जिस कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हम मतलब अपनी ये निजी राय है कि ये आरोप केवल लगा देने से व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, उस धरने का निजीकरण, राजनीतिकरण हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश का गौरव, हमारे देश की शान, संसद का कल लोकार्पण हो रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हो वहां पुस्तक पूछ करके? और मैं जिस अखाड़े से आता हूं, हमारे यहां कुश्ती की परंपरा है। उस व्यक्ति ने बचपन से लेकर के जवानी से लेकर इस उम्र तक कुश्ती को 7वें आसमान पर पहुंचाया है। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण का, इस प्रकार के कृत्य का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और आज तक आपने इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। फोटो खिंचवाते रहे, शादी विवाह समारोह में शामिल होते रहे, और जब उस व्यक्ति ने पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की कि आपको ट्रायल देना होगा, फिर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में जा सकेंगे, भाग लेने जा सकेंगे। आप बाई ट्रायल क्यों नहीं दोगे? हम लोग भी कुश्ती के माध्यम से प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से